तो आज हम आइंस्टीन के सापेक्षता मतलब रिलेटिविटी के सिद्धांत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। जैसा कि स्रोत आपकी आपेक्षिकता की खोज में बताया गया है, कोशिश ये है कि इसकी जो मोटी मोटी बातें वो समझ आ जाएं। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है वैसे। हाँ, थोड़ा है तो। इसके दो मुख्य हिस्से हैं, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? बिल्कुल। पर चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हाँ। और देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें या फॉर्मूले नहीं है। इन्होंने असल में ब्रह्मांड को समय और स्पेस को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। सही। तो स्पेशल रिलेटिविटी से शुरू करें। हाँ, वहीं से करते हैं। इसका जो मूल विचार है वो ये कि फिजिक्स के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, मतलब उन सब के लिए जो एक स्थिर गति से चल रहे हैं। जी, बिना किसी एक्सेलरेशन के। और दूसरी बड़ी बात कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो नहीं बदलती, चाहे देखने वाला कितनी भी तेजी से चल रहा हो। एग्जैक्टली। और इसी एक बात से, मतलब लाइट की स्पीड के कांस्टेंट होने से बड़े अजीब और चौंकाने वाले नतीजे निकलते हैं। जैसे कि टाइम डायलेशन, मतलब समय का धीमा हो जाना। अच्छा, कैसे? अगर कोई चीज बहुत बहुत तेज चल रही हो तो उसके लिए वक्त धीमा बीतता है किसी ऐसे के मुकाबले जो स्थिर है। मतलब अगर मैं एक सुपर फास्ट रॉकेट में बैठूं तो मेरी घड़ी यहाँ पृथ्वी पर किसी की घड़ी से धीरे चलेगी। बिल्कुल, आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। और इसी से वो फेमस ट्विन पैराडॉक्स जुड़ा है। हाँ, वो जुड़वा भाई वाला, एक स्पेस में जाता है तेज रफ्तार से और जब वो लौटता है तो पृथ्वी पर रहे अपने जुड़वा भाई या बहन से उम्र में छोटा होता है। कमाल है। मतलब समय असल में रिलेटिव है, ये सबके लिए एक जैसा नहीं बीतता। सही कहा। और सिर्फ समय ही नहीं, लंबाई भी। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या है? तेज गति से चलने वाली चीजें अपनी गति की दिशा में थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, उनकी लंबाई कम हो जाती है। सच में? ये सब सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर ये असलियत है, प्रूवन है। और यहीं से वो आइंस्टाइन का सबसे मशहूर फॉर्मूला भी आता है। E=mc²। हाँ जी, E=mc²। ये स्पेशल रिलेटिविटी का ही एक नतीजा है। ये क्या बताता है आसान भाषा में? ये बताता है कि मास यानी द्रव्यमान m और एनर्जी यानी ऊर्जा E असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। उन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। और क्योंकि c² यानी लाइट की स्पीड का स्क्वायर एक बहुत बड़ी रकम है, हाँ। इसका मतलब है कि थोड़े से मास में भी जबरदस्त एनर्जी छुपी होती है। एटम बॉम्ब इसी का नतीजा है। बाप रे, ये तो वाकई दिमाग हिला देने वाला है। अच्छा, तो ये सब हुई स्पेशल रिलेटिविटी की बात जो स्थिर गति से जुड़ी है। जी। लेकिन दुनिया में तो एक्सेलरेशन भी है और सबसे बड़ी चीज ग्रेविटी भी है। उसका क्या? हाँ बिल्कुल, यहीं पर आइंस्टाइन की दूसरी बड़ी थ्योरी जनरल रिलेटिविटी आती है। ओके। ये किस बारे में है? ये ग्रेविटी के बारे में आइंस्टाइन की समझ है। उन्होंने सोचा कि स्पेशल रिलेटिविटी में ग्रेविटी फिट नहीं हो रही है तो उसे शामिल करना पड़ेगा। और उन्होंने ग्रेविटी को कैसे समझाया? न्यूटन से अलग? हाँ, बिल्कुल अलग। न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, एक खिंचाव की तरह। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि ये खिंचाव क्यों है। तो क्यों है? आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी कोई फोर्स, कोई बल नहीं है। बल नहीं है तो क्या है? ये है स्पेस और टाइम का, मतलब स्पेस टाइम का झुकाव या कर्वेचर। स्पेस टाइम का झुकाव, ये कैसे होता है? जैसे आप किसी चादर पर एक भारी गेंद रखें तो चादर बीच में धंस जाती है, मुड़ जाती है ना? हाँ। वैसे ही कोई भी भारी चीज जैसे कोई ग्रह या तारा अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देता है, उसमें एक कर्वेचर पैदा कर देता है। अच्छा, तो चीजें एक दूसरे को खींच नहीं रही? नहीं, वो बस उस मुड़े हुए स्पेस टाइम में जो सबसे सीधा रास्ता है उस पे चल रही हैं। जैसे वो कंचा मोड़ी हुई चादर पर लुढ़कता है। बिल्कुल वैसा ही। तो ग्रह जो सूरज के चक्कर लगाते हैं वो इसलिए नहीं कि सूरज उन्हें खींच रहा है, बल्कि इसलिए कि सूरज ने अपने आसपास स्पेस टाइम को इतना मोड़ दिया है कि ग्रहों के लिए सीधा रास्ता ही वो चक्कर वाला बन गया है। परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही समझा। इसी मुड़े हुए रास्ते पर चलने को हम ग्रेविटी का असर मानते हैं। ये तो ग्रेविटी को देखने का एकदम नया नजरिया है। क्या इसके कोई सबूत भी हैं? हाँ, कई हैं। सबसे मशहूर है सूर्य ग्रहण के वक्त दूर के तारों की रोशनी का सूरज के पास से गुजरते हुए मुड़ जाना। अच्छा, ऐसा होता है? जी, सूरज की ग्रेविटी स्पेस टाइम को मोड़ती है और लाइट उसी मुड़े हुए रास्ते पर चलती है। इसे 1919 में कंफर्म किया गया था। वाह! और इसका कोई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल है? यह सिर्फ तारों और ग्रहों की बात है? नहीं, इस्तेमाल है।
सबसे अच्छा उदाहरण है जीपीएस। जीपीएस हमारे फोन में जो होता है। सैटेलाइट्स जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें अपनी लोकेशन सही बताने के लिए स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी दोनों के असर को ध्यान में रखना पड़ता है। कैसे? एक तो सैटेलाइट बहुत तेजी से चल रहे हैं, स्पेशल रिलेटिविटी, और दूसरा वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में है जो जमीन से अलग है, जनरल रिलेटिविटी। इन दोनों वजह से उनकी घड़ियां जमीन की घड़ियों से थोड़ा अलग चलती हैं। अच्छा। अगर जीपीएस सिस्टम इस अंतर को ठीक न करे तो कुछ ही मिनटों में लोकेशन कई किलोमीटर गलत बताने लगेगा। अरे वाह, मतलब ये थ्योरी सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी टेक्नोलॉजी में भी काम आ रही है। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि रिलेटिविटी हमें बताती है कि समय और स्पेस ये कोई फिक्स्ड चीजें नहीं हैं। जी नहीं। ये देखने वाले की गति और आसपास की ग्रेविटी पर निर्भर करते हैं। इसने हमारी असलियत की समझ को ही बदल दिया। हाँ, इसने हमारी फंडामेंटल समझ को चुनौती दी है। ये सिर्फ फिजिक्स नहीं है, ये फिलॉसफी भी है, दर्शन भी है। सही कहा। यह एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। अगर समय और स्थान हमारे नजरिए पर निर्भर करते हैं, तो फिर जिसे हम असलियत या रियलिटी कहते हैं, उसकी अपनी असली प्रकृति क्या है? क्या सबकी अपनी अपनी रियलिटी है? ये वाकई सोचने वाली बात है।